हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी लगातार चल रही है एमसीक्यू फॉर्मेट में, और ऐसे कंडीशन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन आपका है, कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। आपके सामने विकल्प है, इस विकल्प को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब होगा कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितने प्रतिशत? 50 से 75%, यानी 50 से 75% जो ऊर्जा है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन मोनोसैकराइड है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज, जो है वो आपका मोनोसैकराइड है। क्या है? मोनोसैकराइड है। ग्लूकोज आपका क्या है? ग्लूकोज वो आपका मोनोसैकराइड है। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाईसैकराइड जो है सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीसैकराइड श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? फैट का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम फैट करता है। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए और आरएनए, जिसका फुल फॉर्म भी होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और इसका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना। अब अगला है क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही होगा न्यूक्लिक अम्ल में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। विकल्प भी सही होगा। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 60 से 70% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, जल का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो जल का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित करने का प्रमुख काम है जल का। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइफी नामक जीवाणु से हो जाएगा, वो भी सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होगा। तो इसका सही जवाब होगा 11 का बी। 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हैजा रोग का कारक जीवाणु है, वो भी कौन सा जीवाणु है? तो विब्रियो कॉलरी जो है वो हैजा रोग का जीवाणु है, विब्रियो कॉलरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक किस जीवाणु से होता है? टीबी जिसको बोलते हैं, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, ये किस के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस रोग का कारण क्या है? सिफिलिस रोग के कारण की बात करें तो ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है वो सिफिलिस रोग का प्रमुख कारण है। अगला है, आयरन की कमी से या लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, या फिर इसी को रक्ताल्पता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता बोलते हैं, यानी रक्त की अल्पता, रक्त की कमी को रक्ताल्पता बोलते हैं, जो कि विटामिन B12 और B6 महिलाओं में कम पड़ जाता है। तो इस वजह से एनीमिया रोग महिलाओं में विशेष तौर पर दिखाई पड़ता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, घेंघा रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो आपका आयोडीन की कमी से। NaCl आप सभी लोगों को पता है कि होता है नमक, और इसी में आपको दिखाई पड़ता है क्या? इसी में सोडियम और आयोडीन पाया जाता है, इसी की कमी से आप देखेंगे कि घेंघा रोग होता है। वयस्क व्यक्ति के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 1.0 से 1.2 ग्राम वयस्क व्यक्ति के लिए कैल्शियम की आवश्यकता की होती है। फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है भाई? फास्फोरस का जो मुख्य कार्य है वो हड्डियों व दांतों की मजबूती को देना है। भाई हड्डियों और दांतों में फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम भी पाया जाता है, और इसका जो स्रोत है वो दूध है। मैक्सिमम जो है दूध से ही कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति होती है। फास्फोरस हरी सब्जियों और जो है पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनसे फास्फोरस की पूर्ति होती है। कैल्शियम आपका दूध से उसकी पूर्ति हो जाती है। सोडियम का मुख्य कार्य क्या है? सोडियम का मुख्य कार्य आपका जल संतुलन को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिंक की कमी से पौधों में, या फिर आप देखेंगे कि पौधों में विशेष तौर पर वृद्धि रुक जाती है, पौधों की वृद्धि कम हो पाती है। ठीक है ना, जिंक की कमी से, इसी वजह से जिंक वगैरह डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 का, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स आपको पता है कि असुरक्षित यौन संबंधों से ही एड्स होता है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
अगला क्वेश्चन है डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? तो एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू रोग आपका फैलता है। किसके द्वारा? एडीज मच्छर के द्वारा। डेंगू में रक्त के किस घटक की संख्या कम हो जाती है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा जो है प्लेटलेट्स। इस डेंगू की बीमारी होती है, इसी को हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। इसमें जोड़ों में दर्द होता है और पूरे शरीर में एक प्रकार से अकड़न सी बनी रहती है और इसमें प्लेटलेट की संख्या काफ़ी घट जाती है डेंगू में, जो कि एडीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मलेरिया रोग का वाहक जो है प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस जीव के द्वारा होता है? तो मलेरिया आप देखेंगे वो होता है प्लाज्मोडियम जीव के द्वारा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसी के कारण होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किन दो पोषकों या पोषकों होस्ट से पूरा होता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा मनुष्य और मच्छर से। दाद की बात करें जिसको रिंग वॉर्म बोलते हैं, इसका रोग जो है किससे होता है? तो दाद आपको पता है फंगस की वजह से होता है, जिसको कहीं हो जाता है तो खुजली होने लगती है, ठीक है ना। टीनिया पेडिस किस प्रकार का रोग है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा फंगल रोग है। टीनिया पेडिस कैसा रोग है? फंगल रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसमें बीएमडी परीक्षण किया जाता है, जिसमें हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है? हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों के घनत्व में कमी आती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? देखिए यहाँ अभी हमने बताया कि हड्डियों के घनत्व में कमी आ जाती है, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे जैसे वृद्धावस्था होता है वैसे वैसे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्षय रोग या इसी को टीबी रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपी3 का जो टीका लगाया जाता है उसमें क्या क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टी मतलब टिटनेस होता है। तो जो पर्टुसिस का मतलब हिंदी क्या होता है? पर्टुसिस का हिंदी होता है काली खांसी। तो बच्चों को भी आप देखेंगे पर्टुसिस TU, ठीक है, पर्टुसिस काली खांसी आती है तो डीपी3 का टीका लगवा दिया जाता है। तो 32 का ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो अभी भी आपने देखा होगा कि बच्चों को 6 महीने से जो अल्प आयु के बच्चे 6 महीने से कम आयु के बच्चे उनको पोलियो का टीका लगवाया जाता है, तो इसमें OPV का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो इसका सही जवाब होगा आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया मतलब कि ये आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक है। एक मतलब आपके अगर माता पिता को है तो ये पुत्र में भी होने की, संतान में भी होने की संभावना रहती है। हीमोफीलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रॉयल डिजीज के नाम से, ठीक है ना, रॉयल डिजीज या शाही बीमारी, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी को हो गया था, ठीक है ना। एथलीट फुट जो रोग है वो किससे होता है? तो इसका सही जवाब है फंगस से होता है। एथलीट फुट जो है वो किससे होता है? फंगस से होता है। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है भाई? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की त्रिसंख्या होने की वजह से डाउन सिंड्रोम आपका हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 47 होती है। मानव में आपने देखा होगा कि टोटल आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी टोटल हो जाएंगे आपके 46, और एक जो है बढ़ जाएगा तो उसी को डाउन सिंड्रोम बोल देते हैं। तो आपका 46 और 1 कितना? 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 आपके गुणसूत्र क्रोमोसोम हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे लीवर को। किसको? लीवर को। लीवर की हिंदी क्या होता है? यकृत होता है। और किडनी की हिंदी गुर्दा होता है। अगला क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है? तो आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी का कारण है वायरस। क्या है? वायरस के कारण ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिखाई पड़ता है? अगला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? तो इसमें आप देखेंगे एक तो विडाल टेस्ट आपका होता है किसके लिए? टाइफाइड के लिए। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए, ठीक है ना। और वहीं अगर पूछें एलिसा टेस्ट, ये होता है HIV के लिए। किसके लिए होता है? HIV के लिए। PCR टेस्ट की बात करें तो PCR जो टेस्ट होता है वो होता है आपका पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है HIV या एड्स मुख्य रूप से किस पर आक्रमण करता है? तो आप देखेंगे ये WBC पर आक्रमण करता है,
वाइट ब्लड कार्पल्स पर जो है वो आक्रमण करता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस किसके द्वारा होता है? तो ये मच्छर के द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, जिसमें बच्चों के मस्तिष्क में बुखार चढ़ जाता है। जॉन्डिस या पीलिया शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है इसमें? तो इसमें आपका लीवर प्रभावित होता है। जॉन्डिस में लीवर आपका प्रभावित होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स किस प्रकार का रोग था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्मॉल पॉक्स जो है वो आपका वायरल रोग है। कौन सा? वायरल। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी अगर कांटेक्ट में किसी व्यक्ति के आ गए जिसको चेचक है तो दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। अल्जाइमर रोग की बात करें तो ये मन या मस्तिष्क की एक विकार है जिसमें भूलने की जो है स्थिति होती है। किसी को अल्जाइमर रोग हो गया तो व्यक्ति जो है भूलने लगता है, ठीक है ना, स्मृति कमज़ोर हो जाती है। ईईजी का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? दिमाग में जिसको किसी प्रकार का विकार है, मस्तिष्क में विकार है, तो उसके लिए ईईजी का परीक्षण किया जाता है। सामान्य जुकाम किसी को हो गया तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण आपका है, सामान्य जुकाम की बात चल रही है, राइनो वायरस मुख्य कारण है, ठीक है। HIV एड्स रोग में शरीर की कौन सी क्षमता कम हो जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की कम हो जाती है। आपकी जो डिफेंसिव पावर है बॉडी की वो क्या हो जाएगी? वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो शुष्क क्षेत्र में उगते हैं उन पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। और जो जलीय पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? जलीय पौधों को बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। और जो आपके जो है पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला है उसकी बात करें तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र जो खाद्य श्रृंखला, अच्छा ये 52 वाला क्या है, हमने क्या बताया? हाँ, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे, याद रखिएगा। जीरोफाइट्स जो आपके सूखे वाले क्षेत्र में है और हाइड्रोफाइट्स जलीय वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? भाई सही क्रम की बात करें तो पहले हमें पादप दिखाई पड़ते हैं, पौधे। पौधे के बाद में हमें क्या दिखाई पड़ते हैं? पौधे के बाद में फिर उनको खाने वाले शाकाहारी जीव और शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव। ये खाद्य श्रृंखला है। श्वसन गुणांक की बात करें, RQ की बात करें तो इसका अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात हो जाएगा CO2/O2, ठीक है। जितना CO2 आपने छोड़ा है और जितना O2 आपने लिया है उसी के अनुपात को ही श्वसन गुणांक अनुपात कहते हैं। अगला है आपका राइजोबियम किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है? तो जड़ के साथ जो है राइजोबियम सहजीवी संबंध बनाता है और नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने का काम करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम जड़ों में राइजोबियम करता है। पादप नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? विकल्प बी सही हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। रेबीज रोग किस प्रकार का रोग है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वायरल रोग है। रेबीज कैसा रोग है? वायरल रोग है। मैड काऊ डिजीज का मुख्य कारण क्या है? मैड काऊ डिजीज का मुख्य कारण प्रायन है। क्या है? प्रायन है आपका मैड काऊ डिजीज का मुख्य कारण। वाष्पोत्सर्जन दर किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये सही है, पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधों की पत्तियों में जो जल होता है उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कॉर्क को बात करें, कॉर्क किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ओक से कॉर्क प्राप्त होता है। तो इस तरीके से दोस्तों बायो सेक्शन यहीं पर एंड होता है। मुझे आशा है कि ये जो MCQ सीरीज है ये आप लगातार देख रहे होंगे, अपने मित्रों को भी शेयर कर रहे होंगे और मैं पूरे दावे के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लगातार अगर MCQ सीरीज आप छोड़े नहीं तो अगर आप सफल नहीं हो जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है ना। इतने दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप सोनू की जगह गोलू कर दीजिएगा, लेकिन आप लगातार MCQ सीरीज देखते रहिए। अपने जो है अभ्यास को बनाए रखिएगा लगातार। ये मैं दावे के साथ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इसके आसपास भी आप देखेंगे क्वेश्चन आएंगे तो आप कॉमन सेंस से कर ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।